कि आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन या प्रजनन का। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसके पहले बताया गया होगा या कहीं से पता चला होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने जैसे क्या करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे ये जीव उत्पन्न करने की जो ये कैपेसिटी होती है, जो ये क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, प्रजनन या जनन, कुछ भी कह लें। तो प्रजनन क्या होता है, प्रत्येक जीवधारियों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। और प्रजनन जो होता है वो एक तरीके से अगर बात किया जाए तो इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन पूछा भी था कि जितने भी जीव होते हैं प्रजनन क्यों करते हैं, उनके लाइफ में प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है और प्रजनन होता क्या है। तो प्रजनन अभी हमने बताया कि क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की यही जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। अब क्यों करते हैं, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सभी जीवधारी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रजनन की जो या प्रोसेस होते हैं और इसमें डीएनए जो होता है, अभी इससे पहले डीएनए जो होता है ये क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और ये डीएनए जो होता है इस पे एक कोड निर्धारित होता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एक कोड निर्धारित होता है जिसे हम कहेंगे जेनेटिक कोड या अभियांत्रिकी कूट। अब ये जो जेनेटिक कोड होता है यही क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। और जब नई पीढ़ी में जब ये जेनेटिक कोड जाते हैं तो वैसे तो प्रत्येक में 2 होते हैं, आधे मेल गैमीट से और आधी फीमेल से, आधे नर से और आधे मादा से मिलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए इसका डबल, और जो 2 होते हैं जिनसे मिला है वहाँ पे आधी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये पेयर में होते हैं, जो भी जीन होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, वो किस में होंगे, पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। और जोड़े का एक हिस्सा, एक भाग ही क्या होता है, ट्रांसफ़र हो पाता है, एक भाग ही दूसरी पीढ़ी में जा पाता है। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबेपन का जीन है और ये बौनेपन का जीन है। तो जब नई पीढ़ी में जाएगा तो ये एक ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, एक इससे, तो क्या हो जाएगा, ये लंबा। अब इसमें इससे कर देंगे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें करेंगे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसमें इसका करेंगे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है मेल है, मेल गैमीट है, ये क्या है, फीमेल गैमीट। तो अब यहाँ पे मेल गैमीट से एक लिया और एक लिया क्या, फीमेल गैमीट से। अब एक लक्षण के लिए 2 जीन यहाँ पे निर्धारित हैं या एक जोड़े जीन निर्धारित हैं, और एक जीन, उन जोड़े में से एक जीन मिलता है मेल से और दूसरा जीन जो मिलता है वो फीमेल से। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफ़र करते हैं, लेके जाते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये लंबेपन का जो जीन है मेल से मिला है, बौनेपन का जो जीन है फीमेल से मिला है। तो इसमें भी एक जीन जो है लंबेपन का मेल से, दूसरा बौनेपन का फीमेल से। अब यहाँ पे प्रत्येक जीन जो होते हैं वो लक्षणों को ले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रजनन जो है, अभी हमने बताया कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। और ये वैसे तो मुख्यतः 2 प्रोसेस से होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड नंबर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जितने भी यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्हीं 2 प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं।
एक तो असेक्सुअल होता है जिसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल को हम कहेंगे लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में जानना है। इसमें विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, इसमें कोई विशेष जनन कोशिकाएं नहीं होती, कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जरूरी नहीं है कि दोनों हो, फिर भी इनमें प्रजनन होता है, एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। अब इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। तो ऐसे जनन जिनमें कोई विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक नई कोशिका का निर्माण हो या एक नए जीव का निर्माण हो, वही क्या कहलाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कई भागों में डिवाइड होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट नंबर है फिजन, दूसरा नंबर होता है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, और बाइस्पोर्स, तो देखिए ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे तो इसमें और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें 6 नंबर हम कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहीं कहीं मिलेगा कि ये अलग होता है, लेकिन इसी में रखा गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अभी हमने सेक्सुअल यहाँ पे रिप्रोडक्शन बताया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। और रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, प्रत्येक जंतु अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये मुख्यतः कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप्स, एक सेक्सुअल होता है, दूसरा एसेक्सुअल। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पे देखेंगे एसेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के जनन कोशिकाओं की ज़रूरत नहीं होती, किसी विशेष प्रकार की जनन कोशिकाएं नहीं होती, फिर भी नए संतान की या नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे फिजन है, या इसे हम कह सकते हैं खंडन, है ना। तो ये फिजन जो होता है, तो देखिए इसमें जो परिपक्व या फिर मैच्योर जो सेल होती है वो डिवाइड होकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। मैच्योर जो सेल होती है वो डिवाइड होकर के क्या हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, और प्रत्येक भाग जो होगा नए जीव का निर्माण करता है, या प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, फिजन। तो फिजन का मतलब है इसमें मैच्योर सेल जो होती है, ठीक है, मैच्योर मदर सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, और प्रत्येक भाग क्या करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, नए जीव का निर्माण करता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस होती है, सपोज दैट ये एक सेल है, इसमें ये एक केंद्रक होता है। इससे पहले हम लोग केंद्रक के बारे में जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे। तो केंद्रक होता है, तो इसमें क्या होगा, ये मैच्योर सेल जो होगी वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। और 2 भागों में डिवाइड तो होगी, लेकिन सबसे पहले किसका डिवीज़न होगा, सबसे पहले डिवीज़न होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का। सबसे पहले जो डिवीज़न होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियस का या केंद्रक का। तब उसके बाद यहाँ पे उसका जो लिक्विड होगा वो विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये केंद्रक है, ये मैच्योर सेल है, मदर सेल है, ये सबसे पहले 2 भागों में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसके आगे से देख लीजिए, ये 2 भागों में बढ़ गया। अब ये जो 2 भागों में बढ़ गया, तो अब इसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब 2 भागों में बढ़ने के बाद यहाँ पे कोशापट्ट बन जाएगी, और यहीं से वो अलग हो जाएगा। जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो अब ये एक नया सेल हो गया, एक नया सेल हो गया। ये न्यू बॉर्न क्या हो जाएंगे, ये न्यू बॉर्न सेल होंगे, जो आगे चलकर
वृद्धि एवं विकास करके क्या करेंगे, नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए फिजन में क्या होता है, मैच्योर मदर सेल जो होती है उसका दो भागों में डिवीज़न हो जाता है, दो भागों में वो डिवाइड हो जाती है। और सबसे पहले इस डिवाइड में क्या डिवाइड होता है, इस विभाजन में किसका विभाजन होता है, केंद्रक का। केंद्रक के बाद कोशाद्रव्य का। कोशाद्रव्य से के साथ ही वो मदर सेल से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और प्रत्येक भाग नए जीव की उत्पत्ति करता है। दूसरा नंबर आता है फ्रैगमेंटेशन का या विखंडन का। तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन या विखंडन होता है। तो विखंडन देखिए इसमें, तो ये विखंडन है और ये खंडन है। अब देखिए खंडन में क्या होता है, विखंडन में अभी हमने देखा इसमें क्या होगा, मैच्योर मदर सेल दो भागों में डिवाइड होकर के प्रत्येक भाग जो होगा नए सेल का निर्माण करेगा, नए कोशिका का या नए जीव का निर्माण करेगा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, अब दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। विखंडन में सिर्फ मैच्योर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जबकि यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन में ये जो सेल होती है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें ये जो बहुकोशिकीय सेल होता है इसमें कई भागों में ये डिवाइड होकर, अब यहाँ पे अभी हमने देखा विखंडन 2 भागों में बट रहा था, अब खंडन देखेंगे कई भागों में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि प्रत्येक भाग में न्यूक्लियस होना चाहिए। जिस भाग में न्यूक्लियस नहीं होगा वो भाग नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो प्रत्येक भाग में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। और प्रत्येक भाग में जब न्यूक्लियस होगा तो वो प्रत्येक भाग नए सेल का निर्माण करेगा और उस नए सेल से क्या होगा, नए जीव की उत्पत्ति होगी, नए सेल की उत्पत्ति होगी। तो देखिए ये किस में होता है, जैसे स्पायरोगायरा होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, राइजोपस होता है। तो यहाँ पे एक यूलोथ्रिक्स की संरचना हम बना रहे हैं। ये यूलोथ्रिक्स है और इसके ये प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, प्रत्येक भाग में केंद्रक होगा और कोशाद्रव्य होगा। तो ये क्या होते हैं, कई भागों में टूट जाते हैं, कई भागों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो प्रत्येक भाग क्या करेगा, नए सेल का निर्माण करेगा, प्रत्येक भाग नए जीव की उत्पत्ति करेगा। तो ये यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स में अभी हमने देखा फ्रैगमेंटेशन। तो देखिए विखंडन और खंडन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विखंडन में हमने देखा कि जो मैच्योर मदर सेल होती है, परिपक्व मदर सेल जो होती है वो सिर्फ 2 भागों में डिवाइड होती है और दोनों भाग आगे चल कर के नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। खंडन में हमने देखा इसमें जो मैच्योर सेल होती है या मैच्योर बॉडी होती है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये तो जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे जीवाणु हो गया, ये एक कोशिकीय जीवों में, ये बहुकोशिकीय जीवों में होगा। तो बहुकोशिकीय जीवों में ये प्रत्येक कोशिका क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और आगे चल कर के क्या करेगी, नए जीव की उत्पत्ति करेगी। तीसरा नंबर आता है बडिंग का। तो बडिंग का मतलब होता है यहाँ पे मुकुलन। बडिंग का मतलब क्या होगा, मुकुलन। तो अब इसमें देखिए किस तरीके का प्रजनन होता है। तो जैसे इस बडिंग में ये जो ईस्ट होता है, जो ये ईस्ट होता है, ईस्ट जो होता है इसमें बड बनता है। बड का मतलब होता है जैसे ये एक संरचना ये हो गई, दूसरी संरचना ये हो गई और यहीं पे बनेगा बड। ये बड होता है। अब यही बड धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होकर के ये शरीर से क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा, मदर सेल से ये अलग हो जाएगा। ये मदर सेल से अलग हो जाएगा। अब यही आगे चल करके वृद्धि एवं विकास करके क्या करेगा, नए सेल का निर्माण करेगा। तो देखिए इसमें यीस्ट की बॉडी पर एक बड बनता है, उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं, और यही मुकुल आगे चल करके क्या करेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। अब जब एकदम कंप्लीटली बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, इस शरीर से अलग हो जाएगा और नए जीव का निर्माण करेगा। ये प्रक्रिया जो होती है किस में होगी, हाइड्रा में होगी। इसका उदाहरण होगा हाइड्रा होगा, यीस्ट होगा जिसे खमीर बोलते हो। तो इसमें मुकुलन का मतलब होता है इसमें उभार बनेगा, उभार बन के धीरे धीरे वो अपने मदर सेल से अलग हो जाएगा और एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। अगला नंबर, चौथा नंबर होगा रीजनरेशन का या पुनरुद्भवन, इसे कहेंगे पुनरुद्भवन। अब इसमें पुनरुद्भवन में क्या होगा, अब इस जनरेशन में, रीजनरेशन में एक बॉडी को किसी भी पार्ट में अलग कर दें, कहीं से भी अलग कर दें, तो वो एक नए जीव का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। वैसे तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनः से उद्भव होना, तो पुनः से उद्भव का हो जाना। तो ये पुनरुद्भवन जो है वो बॉडी पार्ट जब कट जाता है तो वो नए जीव का निर्माण करेगा, नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे इसमें हाइड्रा, प्लैनेरिया और स्टारफिश का नाम सुना होगा। तो स्टारफिश जो होती है इस तरीके से, अब यहाँ पे इसके पार्ट को अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो ये नया जीव, यहाँ से भी डिवाइड कर दिया जाए तो नया जीव, कहीं से भी डिवाइड कर दें तो नया जीव का निर्माण होगा। अगला नंबर होता है बायोस्पोर या बीजाणुओं द्वारा, बायोस्पोर या बीजाणुओं द्वारा। तो अब इसमें देखिए, इसके पहले हम लोग जाने होंगे कि स्पोर क्या होता है, यहाँ पे बीजाणु क्या होता है। तो ये जो राइजोपस होता है उसमें इस तरीके का उभार बना होता है, इसमें सूक्ष्म कण भरे होते हैं जो बीजाणु होते हैं या स्पोर होते हैं। जब किन्हीं कारणवश ये फटता है तो वो अनुकूल परिस्थितियों में आकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। ये बायोस्पोर किसके कारण होता है, ये फटने के कारण। ये जो कोश होता है, सैक होता है, इसके फटने से स्पोर बाहर आ जाते हैं। जब भी कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या करते हैं, वृद्धि एवं विकास करके नए कोशिका का, नए जीव का निर्माण करते हैं।